गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर के आगे की रीडिंग। जैसे कि कल हमने पढ़ा था ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। चैप्टर 1 है अपना हिस्ट्री का 7th क्लास का NCERT का। हमने उसके शुरुआत के 2 पेजेस को पढ़ा था। आज हम आगे आने वाले कुछ पेजेस की रीडिंग करेंगे जिनमें हमारे 2 मेन पोर्शंस को हम एक्सप्लेन करके समझेंगे। पहला हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, नई और जो पुरानी जो शब्दावली होती है, पहले कोई शब्द क्या यूज होते थे आज क्या होते हैं, एक तो वो होगा। और दूसरा होगा हमारा सोर्सेज ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। ठीक है, वो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनसे हम रिकॉर्ड ले सकते हैं, हम पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट जो है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इसमें हमारे सामने दो वर्ड दिए गए हैं। पहला है हिंदुस्तान और एक हमारा है फॉरेनर। तो हिंदुस्तान वर्ड जो है किस किस ने यूज़ किया, उसका क्या मीनिंग है, पहले क्या था आज क्या है, इसको हम समझेंगे। हिंदुस्तान मीन्स इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। आज हम इसको इंडिया के नाम से जानते हैं, जो हमारा आज का राष्ट्र का नाम है, अपने देश का जो नाम है उसे हम इंडिया कहते हैं। बट इन 13th सेंचुरी मिन्हाज-ई-सिराज, एक मिन्हाज-ई-सिराज नाम के क्रॉनिकलर हैं, पर्शियन क्रॉनिकलर हैं, ये पर्शिया के थे। इन्होंने हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया, लेकिन उन्होंने जो हिंदुस्तान टर्म यूज़ की उसका मतलब उनका था पंजाब, हरियाणा एंड गंगा एंड यमुना, वो एरिया जो इस पोर्शन में आता हो, इस एरिया में आता हो, उसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा था। ठीक है। और दिल्ली सुल्तान की जो भी पॉलिटिकल सेंस थी उसमें उन्होंने वो इंक्लूड की थी। तो आपको समझ में आया, मिन्हाज-ई-सिराज ने जो हिंदुस्तान टर्म यूज़ की थी उसका मतलब है पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, जो गंगा और यमुना के नदियों के जो बीच का जो हिस्सा है उसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा है। फिर दूसरा बाबर 16th सेंचुरी में इन्होंने हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया था, लेकिन उन्होंने जो टर्म यूज़ की वो उसका मतलब है उन्होंने केवल इंडिया के ज्योग्राफी, फोना यानी कि फ्लोरा एंड फोना हम बोलते हैं कि जीव जंतुओं के बारे में, एंड द कल्चर ऑफ द पीपल, और जो लोगों का कल्चर है उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया। ठीक है, उनका मतलब हिंदुस्तान से ये था। अच्छा, एक और है हमारा अमीर खुसरो, जो 14th सेंचुरी के हमारे पोएट रहे हैं, उन्होंने भी हिंद टर्म का यूज़ किया था। एक बात आपको ध्यान से समझ लेनी है कि जो भी लोगों ने हिंदुस्तान टर्म या हिंद टर्म का यूज़ उन्होंने किया था, उन टर्म्स का मतलब पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग आज जो हम लेते हैं, जैसे कि पूरे भारत में हमारे देखें साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, हमारे जितने भी दिशाएं हैं, कितने स्टेट्स हैं, पूरा एक नेशनल मीनिंग उस समय पे उन लोगों ने नहीं लिया था। ये आपकी इम्पोर्टेंट डॉट है। ठीक है, जो भी मिन्हाज-ई-सिराज ने, बाबर ने, अमीर खुसरो ने जो वर्ड यूज़ किए थे उनका अलग अलग मतलब उनके हिसाब से मैंने आपको बताया। आज जो हम यूज़ करते हैं वो उसका मतलब बिल्कुल अलग है। ठीक है, आज हम इंडिया को एक पूरा 28 राज्यों का समूह मानते हैं। ठीक है, और टेरिटरीज़ हैं हमारी 8, उनको हम मानते हैं, वो हमारा इंडिया है। लेकिन उस समय पे ये बिल्कुल अलग थे। में एक टर्म आती है फॉरेनर, जिसका मतलब होता है कोई बाहर का व्यक्ति। ठीक है, उस समय पे जो 2-3 वर्ड हैं, जैसे कि हमने एक है परदेसी, जो हिंदी में हम उसको यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है पराये देश का। पर्शियन में इस वर्ड का मतलब होता है अजनबी। अब ये दोनों वर्ड्स का मतलब आप समझ जाते हैं कि जो पराये देश से हो या कोई अजनबी हो वो फॉरेनर होता है। ठीक है ना, जैसे इंडिया में अमेरिका का कोई व्यक्ति आ जाए तो वो हमारा कहलाता है फॉरेनर। लेकिन पहले के समय में जो फॉरेनर वो कहलाता था, मान लो 2 गांव हैं, एक गांव से कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे गांव से आता है, उसमें वो व्यक्ति फॉरेनर कहलाएगा उस समय पे। ठीक है, लेकिन आज जो उसका मतलब होता है फॉरेनर, उसका मतलब होता है किसी दूसरे देश से हमारे देश में आना, वो फॉरेनर कहलाता है। ठीक, तो पहले कुछ अलग मीनिंग था, आज इसका अलग मीनिंग है। दूसरा हमारा पोर्शन है सोर्सेस फॉर गेटिंग रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। हम पास्ट की जो भी रिकॉर्ड्स है उसकी इन्फॉर्मेशन किन सोर्सेज से पा सकते हैं उनके बारे में है।
तो वो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? सबसे पहले तो होता है कॉइन्स, सिक्कों से हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन से या किस राजा ने, और उनमें क्या क्या टॉपिक्स वहाँ पे होते थे, ठीक है। दूसरा है मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है जो चीज़ें हाथ से लिखी गई हैं डिटेल्स में, ठीक है, उनको हम टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। तीसरा हमारा है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है किसी दीवार पर छीनी हथौड़े से कुछ लेटर्स बना दिए जाते हैं खोद कर, यानी कि उस दीवार में ऐसे छीनी हथौड़े से मार मार के कुछ लेटर्स आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरीके से इस दीवार में गुदे हुए हैं, ये उनको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर हमारा नेक्स्ट एक सोर्स है। आर्किटेक्चर का मतलब बिल्डिंग्स जो भी बनाए थे, मोन्यूमेंट्स जो भी बनाए थे पिछले समय में राजा महाराजाओं ने, ठीक है, अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, बहुत लोगों ने ऐसे बहुत बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स बनवाए हैं जिन हम देखकर उनके पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में हमारा एक और जगह जिसको हम आर्काइव्स कहते हैं। आर्काइव्स इज अ प्लेस वेयर वी स्टोर ऑल द सोर्सेज ऑफ द पास्ट, प्रिजर्व। हमारे देश में भी बहुत बड़े बड़े आर्काइव्स हैं, जैसे कि दिल्ली में हम बोल सकते हैं 1920s में एक आर्काइव बना था, उसकी पिक्चर आपके सामने है। आर्काइव एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम पास्ट की सोर्सेज की एक बहुत बड़ी, जिसको हम कलेक्शंस बोल सकते हैं, उनको रखते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ उन चीज़ों को देखकर पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए।